विलयन नाम के चैप्टर के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द्रवीय विलयन को। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि द्रवीय विलयन वो विलयन होते हैं जिसमें द्रव ही विलय होता है और द्रव ही विलायक होता है। अब अगर द्रव ही विलय है, द्रवी विलायक है, तो उस केस में जो नियम लगता है वो नियम लगता है राउल्ट का नियम। अब स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और कोशिश करेंगे कि यहां पर हम चीजों को जितना सिंपल कर सकें उतना सिंपल करें। तो देखिए, दो द्रव हैं आपके पास, द्रव 1 और द्रव 2। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में केवल द्रव 1 भरा हुआ है। इस कंटेनर में केवल द्रव 1 भरा हुआ है। ये द्रव इस कंटेनर में वाष्पित होगा, द्रव वाष्पित होते हैं, तो ये द्रव 1 इस कंटेनर में, इस पात्र में जब वाष्पित होगा तो इसका वाष्पदाब आएगा, वो कहलाएगा शुद्ध द्रव 1 का वाष्पदाब। मेरे साथ साथ समझे चीजों को कि जो द्रव है इस पात्र के अंदर केवल द्रव 1 भरा हुआ है, द्रव 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उस समय द्रव 1 जो है वो वाष्पित हो रहा है और द्रव 1 के वाष्पित होने से जो दाब आ रहा है वो है शुद्ध द्रव 1 का वाष्पदाब। और उसका सूत्र मतलब उसका चिन्ह जो है वो हम ले रहे हैं P1 नॉट। तो P1 नॉट क्या है? शुद्ध द्रव 1 का वाष्पदाब। जब शुद्ध द्रव 2 है एक कंटेनर में तो वो भी वाष्पित हो रहा है और द्रव 2 का जो वाष्पदाब है वो है P2 नॉट। अब दोस्तों, हमने इन दोनों द्रवों को आपस में मिला दिया, मतलब विलयन बना दिया। अब इस कंटेनर में द्रव 1 भी है और इस कंटेनर में द्रव 2 भी है। अब द्रव 1 का जो दाब आ रहा है वो P1 है और द्रव 2 का जो दाब आ रहा है वो P2 है। तो P1 क्या हुआ? P1 हुआ द्रव 1 का विलयन में दाब और P2 क्या हुआ? द्रव 2 का विलयन में वाष्प दाब। सिचुएशन को फिर से समझे आराम से। सिचुएशन ये है कि पहले केवल द्रव 1 भरा हुआ है और द्रव 1 जब शुद्ध है, केवल वो है, तो उसका वाष्प दाब है P1 नॉट। एक अलग पात्र के अंदर केवल द्रव 2 है और उसका वाष्प दाब कितना है? P2 नॉट। जब दोनों को हमने मिला दिया तो दोनों को मिलाने के बाद अब दोनों है पात्र के अंदर, तो द्रव 1 भी अपना दाब लगाएगा, द्रव 2 भी अपना दाब लगाएगा। तो द्रव 1 का जो दाब है वो है P1 और द्रव 2 का जो दाब है वो P2 है। अब अगर दोस्तों आपसे आकर के कोई बंदा प्रश्न करता है कि द्रव 1 का वाष्पदाब ज्यादा होगा या द्रव 2 का वाष्पदाब ज्यादा होगा, तो आप किस आधार पर उसको उत्तर देंगे? अगर कोई आके आपसे प्रश्न करे कि द्रव 1 का वाष्पदाब ज्यादा होगा या द्रव 2 का वाष्पदाब ज्यादा होगा, तो आप किस आधार पर उसको उत्तर देंगे? तो सुनिए, एकदम सिंपल सा आंसर जो हम लोग सोच सकते हैं वो ये है कि भाई इन दोनों द्रव के अंदर जो द्रव ज्यादा होगा उसका वाष्पदाब ज्यादा आएगा। बेसिक सी बात है। अगर द्रव 1 ज्यादा है तो द्रव 1 का वाष्पदाब ज्यादा आएगा और अगर द्रव 2 ज्यादा है तो द्रव 2 का वाष्पदाब ज्यादा आएगा। सिंपल। अब अगर साइंस में आपसे पूछा जाए कि दो जनों का विलयन है और उनमें से कौन कितना है, इसको बताने के लिए आप किसी पद के बारे में बताएं, तो वो पद है दोस्तों मोल अंश। क्योंकि किसी का भी मोल अंश आपको यह बताता है कि उस विलयन के अंदर वो बंदा कितना है। अगर मोल अंश किसी का ज्यादा है इसका मतलब विलयन में ज्यादा है, और किसी का मोल अंश अगर विलयन में कम है तो वो विलयन में कम है। तो हम ये मान लेते हैं कि विलयन में द्रव 1 का जो मोल अंश है वो x1 है और द्रव 2 का जो मोल अंश है वो x2 है। ये चीज हमने मान लेते हैं। अब जिसका मोल अंश ज्यादा होगा उसका दाब भी ज्यादा होगा। इसका मतलब P1 क्या है? P1 है द्रव 1 में विलयन का वाष्प दाब। तो P1 जो है वो द्रव का, फर्स्ट वाले द्रव का वाष्प दाब है। तो ये किस बात पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है द्रव 1 के मोल अंश पे, क्योंकि जितना ज्यादा द्रव 1 का मोल अंश होगा उतना ही ज्यादा द्रव 1 का दाब आएगा। अगर x1 जो कि द्रव 1 का मोल अंश है अगर वो कम है तो 1 का दाब भी कम आएगा, और अगर x1 ज्यादा है तो 1 का दाब भी ज्यादा आएगा। मतलब P1 जो है, जो कि द्रव 1 का विलयन में मोल अंश है, वो समानुपाती है फर्स्ट वाले विलयन के, फर्स्ट वाले द्रव के मोल अंश के। इसी प्रकार जो दूसरा वाला
दूसरे वाले द्रव का वाष्प दाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। अगर उसका मोल अंश ज्यादा है तो उसका दाब ज्यादा आएगा, अगर उसका मोल अंश कम है तो उसका दाब कम आएगा। ठीक बात है। कहानी को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। एक विलयन है, उस विलयन में दो लोग हैं, द्रव 1 और द्रव 2। द्रव 1 का जो भी दाब आ रहा है वाष्प दाब, जब ये वाष्प में बदलेगा तो दाब लगाएगा, तो वो जो वाष्प दाब आ रहा है वो कितना है, P1 है। द्रव 2 का जो वाष्प दाब है वो क्या है, P2 है। द्रव 1 कितना है और द्रव 2 कितना है ये पता चलता है मोल अंश से। तो द्रव 1 का मोल अंश है x1 और द्रव 2 का मोल अंश है x2। अब दोस्तों अगर द्रव 1 ज्यादा है तो उसका वाष्प दाब भी ज्यादा आएगा, मतलब द्रव 1 का जो वाष्प दाब है वो उसके मोल अंश के समानुपाती हो गया। मोल अंश ज्यादा मतलब द्रव 1 ज्यादा, उसका दाब भी ज्यादा। इसी प्रकार जो द्रव 2 है उसका मोल अंश उसके दाब के समानुपाती होगा। अगर द्रव 2 ज्यादा होगा तो उसका मोल अंश ज्यादा आएगा, उसका दाब ज्यादा आएगा। तो यहां तक तो एकदम बेसिक है। अब इसके बाद में साइंस का नियम है कि अगर ये समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो यहां पर एक स्थिरांक आता है। तो यहां पर जो स्थिरांक आएगा वो आएगा P1 नॉट। और दोस्तों इस P1 नॉट से मैं आपको पहले मिलवा चुका हूं, ये P1 नॉट है शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। जब कंटेनर में केवल द्रव 1 है तो उसका जो भी वाष्प दाब है वो यहां पर नियतांक के रूप में आ गया है। ऐसे ही जब आप यहां लिखेंगे तो P2 होगा P2 नॉट x2, अर्थात P2 नॉट क्या है, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। जब किसी जमाने में कंटेनर में केवल द्रव 2 था तो उसका जो भी वाष्प दाब था वो है P2 नॉट, और वो यहां पर क्या आ गया है, उसके नियतांक के रूप में। ठीक बात है। तो अब आप बोलेंगे कि सर इन सब में राउल्ट का नियम कहां था? तो राउल्ट का नियम बस वो कॉमन सेंस है जो आपने और मैंने मिलकर आराम से यहां पे अप्लाई कर दिया, और वो कॉमन सेंस ही है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी द्रवीय विलयन में किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वो उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती। एकदम देसी भाषा में अगर आप चाहे तो समझ सकते हैं कि भाई एक कंटेनर में दो लिक्विड है, किसका दो द्रव है, किसका वाष्प दाब ज्यादा आएगा, जो द्रव ज्यादा है। अब उसको मैंने साइंस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? जो द्रव का वाष्प दाब है वो उसकी मात्रा के समानुपाती है, तो उसकी मात्रा के तौर पे हम किसको लिया है, मोल अंश को लिया है। और यहां पर एक छोटी सी बात और है कि इसको हटाने पर जब एक कांस्टेंट आएगा तो वो कांस्टेंट है उसका शुद्ध प्रावस्था में वाष्प दाब। बस अब आपको यहां पे दो तीन कंफ्यूजन हो सकते हैं कि सर P1 और P1 नॉट में क्या फर्क है, P2 और P2 नॉट में क्या फर्क है, तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। P1 नॉट होता है जब आपके पात्र में केवल द्रव 1 है तो उसका वाष्प दाब। P2 नॉट है जब आपके पात्र में केवल द्रव 2 है और कोई नहीं है तो उसका वाष्प दाब। मतलब यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है शुद्ध। तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब है, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब है। और P1 क्या है, P1 तब वाष्प दाब है जब वो किसी दूसरे द्रव के साथ में उपस्थित है। अगर एक पात्र में केवल 1 है तो P1 नॉट, अगर एक पात्र में केवल 2 है तो P2 नॉट, और अगर एक पात्र में 1 2 दोनों है तो 1 का जो है वो P1 और 2 का जो है वो P2। अब दोस्तों मैं इसको नियम के रूप में लिख रहा हूं जो कहलाएगा राउल्ट का नियम। तो लिखते हैं इस बात को। तो दोस्तों राउल्ट का नियम है किसी द्रवीय विलयन, ये राउल्ट का नियम द्रवीय विलयन के लिए दिया गया है, मतलब द्रव प्लस द्रव में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब, जो द्रव है उस प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है, विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अब अपने क्या किया यहाँ पे, माना कि दो द्रव हैं, द्रव 1 और द्रव 2 से विलयन बनाया गया है। विलयन में द्रव 1 का आंशिक दाब अपने P1 मान लिया और द्रव 2 का आंशिक दाब अपने P2 मान लिया, तो P1 उसके मोल अंश x1 के समानुपाती हो गया और P2 उसके मोल अंश x2 के समानुपाती हो गया। तो इस तरह से दोस्तों राउल्ट का नियम काम करता है। अब छोटी सी बात और है कि अगर आपसे बोला जाए कि यहां पर कुल दाब कैसे निकालोगे, तो दो लोग सम्मिलित हैं दाब लगाने में, एक तो द्रव 1 और एक द्रव 2, तो दोनों के दाब को जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल प्रेशर विल बी P1 प्लस P2। P1 कितना है दोस्तों, P1 नॉट x1 प्लस P2 कितना है, P2 नॉट x2। और यहां पर एक बात का आप ध्यान रखें हमेशा कि x1 प्लस x2 कितना होता है 1, क्योंकि द्विअंगी विलयन है। और अपन ने इसके पहले वाले अध्यायों में, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि अगर आपके पास दो घटक हैं और उन दोनों का मोल अंश आपको दिया गया है तो उन दोनों के मोल अंश को जोड़ने पर जो मान आता है वो 1 आता है। तो x1 प्लस x2 कितना है, 1 है। तो ये कुल दाब का सूत्र आ गया आपके पास P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है। अब हम एक स्पेशल ग्राफ पढ़ेंगे राउल्ट के नियम का। तो ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में ये मैं वो पॉइंट ले रहा हूं जहां पे x1 0 है और x2 1 है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्त समझना, x1 बराबर 0 का मतलब है कि द्रव 1 उपस्थित नहीं है, x2 बराबर 1 का मतलब है केवल द्रव 2 ही है। बात को समझें, x1 प्लस x2 कितना होता है, 1 होता है।
अगर विलयन में दोनों द्रव उपस्थित हैं तो दोनों के मोल अंश का योग कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि उसमें से x1 0 है, तो x1 के 0 होने का मतलब यह है कि द्रव 1 है ही नहीं, और अगर द्रव 1 नहीं है तो x2 बराबर 1 आएगा, क्योंकि दोनों का योग बढ़ाना चाहिए। तो इसका मतलब केवल कौन है, द्रव 2 है। तो इसका मतलब यह है कि शुद्ध द्रव 2 है, और शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब कितना होता है, P2 नॉट। तो x2 बराबर 1 है, इसका मतलब इस समय जो वाष्प दाब है वो वाष्प दाब सिर्फ किसका है, 2 का है, और 2 का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में कितना होता है, P2 नॉट होता है। तो यहां पर इस ग्राफ में जो दाब है इस जगह वो कितना आ जाएगा, P2 नॉट। अब इधर देखिए, यहां मैं मान लेता हूं कि x1 धीरे धीरे 0 से बढ़ता 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 1 हो गया, और x2 कितना हो गया, 1 से कम होता होता 0 हो गया। x2 0 है, इसका मतलब द्रव 2 है ही नहीं। x1 1 है, इसका मतलब सिर्फ कौन सा द्रव है, शुद्ध 1। और शुद्ध जब द्रव 1 होगा तो शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब स्टार्टिंग में अपने देखा था कितना था, P1 नॉट। इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू है वो कितनी है, P1 नॉट है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, जैसे जैसे मैं इधर से इधर आ रहा हूं वैसे वैसे x1 के मान में वृद्धि हो रही है। आप देख सकते हैं कि x1 0 से 1 की तरफ जा रहा है। अगर x1 के मान में वृद्धि होगी तो P1 के मान में भी वृद्धि होगी। तो यहां से धीरे 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 P1 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब ये वो ग्राफ है जहां P1 x1 के क्या है, समानुपाती। x1 के मान में वृद्धि हो रही है तो P1 के मान में भी वृद्धि हो रही है। यही तो होता है राउल्ट का नियम। और आप इधर देखिए, यहां पर x2 के मान में 1 से लेकर 0 तक मतलब कमी आ रही है। तो आप देखेंगे कि जो P2 नॉट है वो भी धीरे 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 कम होता 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 फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया। ये स्ट्रेट लाइन आएगा दोस्तों। तो P2 जो है वो भी किसके समानुपाती आ रहा है, x2 के। तो P2 x2 के समानुपाती है, x2 कम हो रहा है तो P2 भी कम हो रहा है। और ये जो लाइन रहेगी ये इन दोनों का सम होगा, टोटल प्रेशर बराबर P1 प्लस P2। ठीक बात है। अब इस ग्राफ को मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, तो अगर कुछ शंका रह गई होगी तो उसका समाधान हो जाएगा। वापस देखिए, इस अक्ष पर दोस्तों मैं ले रहा हूं मोल अंश, और इस अक्ष पर हम ले रहे हैं दाब। यहां मैंने माना कि x1 0 है और x2 1 है। इस जगह मैंने माना कि x1 1 है और x2 0 है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि x2 के 1 होने का मतलब क्या है। इन दोनों का योग जो है वो हमेशा 1 आता है, और अगर इन दोनों में x1 का कुछ मान है, x2 का कुछ मान है, इसका मतलब ये है कि दोनों उपस्थित है। बट यहाँ पे x1 0 है, x2 1 है, इसका मतलब केवल कौन सा द्रव उपस्थित है, 2। और जब x2 1 है, केवल द्रव 2 है, तो शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब कितना है, P2 नॉट। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो दाब का मान होगा वो कितना होगा, P2 नॉट। इस ग्राफ को समझना दोस्तों बहुत जरूरी है। आपको अपनी बुक में ग्राफ मिलेगा और इसके आगे ऐसे 3-4 ग्राफ और आएंगे, तो आपको इस टॉपिक को फील करना है अच्छे से, ताकि कोई भी गलती गुंजाइश नहीं रहे। इधर क्या हो रहा है, इधर x1 1 है। x1 1 होने का मतलब है कि जो पहला वाला द्रव है केवल वो उपस्थित है। x2 0, x2 क्या है, x2 है आपका द्रव 2 का मोल अंश। अगर x2 को मैं बोलता हूं कि वो 0 है तो इसका मतलब केवल कौन है, 1 है। तो अगर केवल 1 है, शुद्ध 1 है, तो शुद्ध 1 का वाष्प दाब कितना होता है, P1 नॉट। तो इस पॉइंट पर जो वाष्प दाब का मान आएगा वो कितना आएगा, P1 नॉट आएगा। ठीक बात है। अब इधर से इधर आप देख रहे हैं कि x2 का मान, x2 जो है मोल अंश, उसका मान 1 से 0 हो रहा है, मतलब मान में कमी आ रही है। अगर x2 के मान में कमी आएगी तो P2 के मान में भी कमी आएगी। मतलब इधर से इधर जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे P2 कम होता जाएगा, क्योंकि P2 समानुपाती है x2 के। क्योंकि x2 कम हो रहा है तो P2 भी कम हो गया, और फाइनली कितना हो गया, 0, क्योंकि x2 भी कितना हो गया, 0। फील करोगे तो बहुत आसान है। इधर से देखो, x1 का मान 0 से कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो मान 0 से 1, 1 किस तरफ होगा, मतलब बढ़ेगा, क्योंकि अगर x1 बढ़ रहा है तो उसके साथ में P1 भी बढ़ेगा। तो बढ़ते 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 ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा, P1 नॉट। समझना कितना आसान है। देखिए, अगर यहाँ x1 का मान मैं 1 रखता हूं तो P1 बराबर कितना आ रहा है, P1 नॉट। तो इस जगह पे x1 का मान 1 है, तो आपका जो P1 है जो समानुपाती चल रहा है x1 के, उसका मान कितना हो जाएगा, P1 नॉट। आप चाहे जितने तरीके समझ सकते हो। और मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आप हर चीज को समझें। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको हर चीज रटाएंगे, पर अपन ऐसा नहीं करेंगे। समझने में टाइम लगता है, बट वो चीज परमानेंट होती है, वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगी। और रटोगे तो आज नहीं तो कल भूल ही जाओगे। इसलिए हर चीज को समझना है अपन को। तो इधर से इधर जाने पर P1 बढ़ रहा है क्योंकि x1 बढ़ रहा है, इधर से इधर आने पे P2 कम हो रहा है क्योंकि x2 कम हो रहा है। सही बात है। और ये जो लाइन है, ये लाइन है टोटल प्रेशर की, P1 प्लस P2। और ये आपका ग्राफ हो गया दोस्तों राउल्ट के नियम का।
जहां भी दिक्कत आपको आए आप वीडियो को पॉज कर लें, वापस से पीछे जाके एक बार फिर से देख लें, और अगर फिर भी कोई समस्या आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक में हमको डाउट है, तो मैं कुछ उस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ और आसान करके आपको फिर से पढ़ा दूंगा। बट आपको चीज़ों को समझना है और उनको अच्छे से याद करना है, समझने के बाद, पहले नहीं। चलिए, अब ये जो राउल्ट का नियम है, ये राउल्ट का नियम जो आपने देखा कि भाई जो भी आपका गैस है उसका जो दाब है वो उसके मोल अंश समानुपाती होता है, ये नियम जो भी द्रव फॉलो करते हैं, इस नियम का पालन जो भी द्रव करते हैं उनको हम आदर्श विलयन कहते हैं, और जो भी इस नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको अभी स्टार्ट कर रहा हूं आदर्श विलयन वर्सेस अनादर्श विलयन। तो शुरू करते हैं, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। पहला पॉइंट, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हम बोलते हैं आदर्श विलयन। तो अभी जो नियम आपने पढ़ा लेटेस्ट में इस वीडियो में वो था राउल्ट का नियम, जो भी राउल्ट के नियम का पालना करता है सभी सांद्रताओं पर दोस्तों, वो कहलाता है आदर्श विलयन। और जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो ऑफ कोर्स हम उसको बोलते हैं अनादर्श विलयन। मतलब राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम है कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2 जो आपने पढ़ा, और P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। जो इसकी पालना करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। अनादर्श में क्या होगा? अनादर्श में आपका P1 नॉट x1 के बराबर नहीं होगा, आपका P2 नॉट x2 के बराबर नहीं होगा, आपका P टोटल P1 प्लस P2 के बराबर नहीं होगा। और अगर ये बराबर नहीं है तो अब यहां पर दो ऑप्शन है, या तो P1 ज्यादा होगा P1 नॉट x1 से, P2 ज्यादा होगा P2 नॉट x2 से, और अगर ऐसा होगा तो P टोटल भी ज्यादा आएगा P1 प्लस P2 से। अगर ये सारी चीजें इसके बराबर नहीं है तो दो ऑप्शन है, या तो ये उससे ज्यादा होगा या ये उससे कम होगा। अगर ये ज्यादा वाला केस आपको देखने को मिलता है तो इसको हम कहते हैं राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। विचलन मतलब गड़बड़, गड़बड़ तो हो गई। यहां पे गड़बड़ क्या हुई कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा। अब पालन नहीं करने में भी किस तरह से नहीं कर रहा? प्रेशर दाब ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? तो अगर ज्यादा आता है तो राउल्ट के नियम से कहलाता है धनात्मक विचलन। और दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों कि P1 कम हो P1 नॉट x1 से, P2 कम हो P2 नॉट x2 से, और P टोटल कम हो P1 प्लस P2 से। अगर ऐसा हुआ तो यह कहलाता है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसकी थ्योरी को मैंने वापस अच्छे से लिख दिया है, एक बार देख लीजिए। पहले यहां तो हमने समझ लिया कि जो टोटल वाष्प दाब है या जो वाष्प दाब है वो बराबर नहीं है जो राउल्ट के नियम से आना चाहिए उसके। तो अब बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है? या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो अर्थात इस स्थिति में राउल्ट के नियम से दिए गए वाष्प दाब में या तो कमी आती है या वृद्धि होती है। यदि अधिक वाष्प दाब प्राप्त होता है, यदि अधिक वाष्प दाब प्राप्त होता है तो वो कहलाता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, और अगर कम वाष्प दाब प्राप्त होता है तो वो कहलाता है ऋणात्मक विचलन। तो ये भी मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, और नोट्स का जो पीडीएफ है वो भी मैं रेडी कर रहा हूँ। तो जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास है, आप मुझे उससे एक बार टेक्स्ट कर दें अपने नाम के साथ में, तो जैसे नोट्स रेडी हो जाएंगे मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, और मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, अब जो आदर्श विलयन है उसमें एक और पॉइंट है कि जब आप शुद्ध अवयवों को मिश्रित करके मिश्रण बनाते हैं, मतलब जब आप द्रवों को जोड़ते हैं, द्रवों को मिलाते हैं और उससे मिश्रण का निर्माण करते हैं, तो ना तो कोई ऊर्जा बाहर निकलती है ना कोई ऊर्जा अंदर आती है। मतलब ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो शून्य होता है, और ऊर्जा के परिवर्तन को एंथैल्पी बोलते हैं। ये ऊर्जा है, मतलब ऊष्मा। तो ऊष्मा को साइंस में, केमिस्ट्री में अपन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि शुद्ध अवयवों को मिश्रित करके मिश्रण बनाने के लिए हुआ एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। मतलब ना तो ऊष्मा बाहर निकलती है ना ऊष्मा अंदर आती है। सिंबल के रूप में लिखें तो डेल्टा एच कितना होता है? शून्य होता है। और उधर देखोगे तो उधर डेल्टा एच का मान शून्य नहीं होता है, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मिश्रण बनाने के लिए अवयवों को मिश्रित करने पर आयतन परिवर्तन शून्य होता है। मतलब दो द्रवों को आपने मिलाया तो उनके मिलाने से जो उन दोनों का स्टार्टिंग में आयतन था, अब मिलाने के बाद भी जब हम जोड़ के आयतन देखेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? जैसे मान लीजिए आपने 5 ml एक द्रव लिया, 6 ml दूसरा द्रव लिया, तो टोटल कितना हुआ? 11 ml।
तो पहले वो मिलाकर के 6 + 5 11 थे, मिलाने के बाद अब भी कितना होगा 11। मतलब ना तो आयतन में कुछ कमी आएगी ना आयतन में वृद्धि होगी, तो इसका मतलब आयतन परिवर्तन जो है वो शून्य रहेगा। जबकि इसमें आप देखोगे तो आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, या तो आयतन मिलाने के बाद 12 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, या तो आयतन में वृद्धि हो जाएगी या आयतन में कमी हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब अपन बात करेंगे धनात्मक विचलन की और ऋणात्मक विचलन की। ठीक है, बाकी मोटी मोटी बात याद रखें कि इसके अंदर आयतन परिवर्तन शून्य होता है और इसमें आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है। अब अंतिम डिफरेंस हम देखते हैं इनके बीच में। नेक्स्ट डिफरेंस है दोस्तों कि इसका विलेय विलेय आकर्षण विलायक विलायक आकर्षण बराबर होता है विलेय विलायक आकर्षण के। अर्थात जैसे मान लीजिए आपने एक विलेय लिया जो ए है, तो ए और ए के मध्य आकर्षण है, आपने विलायक लिया जो बी है, तो बी और बी के मध्य आकर्षण है, ये बराबर आएगा। जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो अब आकर्षण होगा ए और बी के बीच में, तो ए आकर्षण बी आकर्षण बराबर होगा ए बी आकर्षण के। अगर विलयन कैसा है आदर्श, और अगर विलयन आदर्श नहीं है तो आपका ए आकर्षण बी आकर्षण बराबर नहीं होगा ए बी आकर्षण के, और उसके बहुत सारे नुकसान है। उसके नुकसान के कारण ही ये धनात्मक विचलन होता है और उसके नुकसान के कारण ही ये ऋणात्मक विचलन होता है। अब इसके बाद उसमें हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन की बात करेंगे। तो राउल्ट का नियम होता है कि P1 is equals to P1 naught x1, P2 is equals to P2 naught x2 और P total is equals to P1 plus P2, अर्थात P1 naught x1 plus P2 naught x2। अगर ये चीज P1 इसके बराबर ना हो, P2 इसके बराबर ना हो और P total इसके बराबर ना हो, तो फिर ये कहलाता है आपका अनादर्श विलयन। और धनात्मक विचलन में क्या होता है, अगर P1 ज्यादा हो P1 naught x1 से, P2 ज्यादा हो P2 naught x2 से और P total ज्यादा हो P1 plus P2 से, तो वो कहलाता है आपका राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। अब प्रश्न आता है कि ऐसा क्यों होता है, तो अब अपन इस बात को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। दो लोग हैं, एक है मिस्टर रमेश और एक है मिस्टर सुरेश। रमेश जो है वो अपने घर पे रहता है और सुरेश जो है वो भी अपने घर पे रहता है। दोनों अपने अपने घर पे रहते हैं और दोनों के घर में बाउंडेशन है। बाउंडेशन का मतलब क्या है, दोनों के घर में स्ट्रिक्टनेस है कि आपको इतने टाइम पे घर से निकलना है, स्कूल जाना है, स्कूल सीधा घर आना है, फिर आप कोचिंग जा रहे हो तो जो कोचिंग का टाइम है उस पर जाना है, कोचिंग से छूटते ही सीधा घर आना है, बाहर कहीं नहीं जाना, रात को 9 बजे बाद आप नहीं घूम सकते हो। मतलब इस तरह की कंडीशन है दोनों के साथ में, दोनों के घर वाले स्ट्रिक्ट है। अब क्या होता है, जैसे ही ये 12th पास करते हैं, 12th पास करने के बाद मिस्टर रमेश और मिस्टर सुरेश जो है ये दोनों कॉलेज लाइफ शुरू करते हैं और कॉलेज में आने के बाद ये हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में क्या होता है, हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा फायदा इन दोनों को ये मिलता है कि ये एकदम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ होती है, हॉस्टल में कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, रात को मूवीज भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दोस्तों जब रमेश यहां पर था तो इसके द्वारा किए जाने वाले काम लिमिटेड थे, जब सुरेश यहां पर था तो इसके द्वारा किए गए कार्य लिमिटेड थे, बट जैसे ही दोनों कॉलेज में गए वैसे ही ये फ्री हो गए और अब जो चाहे वो कर सकते हैं। अब इसका इस टॉपिक से क्या संबंध है मैं आपको अब समझाता हूं। आपके पास एक विलयन है जो दो लोगों से मिलकर बना है। इस विलयन को बनाने के लिए एक तो आपने अल्कोहल लिया, और एक आपने एसीटोन लिया। ये ऑर्गेनिक की चीजें हैं, अल्कोहल होता है CH3OH, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, तो आपके पास CH3OH है, CH3OH के बहुत सारे अणु होंगे, तो ये दो अणु मैंने बनाए। एसीटोन होता है दोस्तों ये चीज CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, ऐसे एक और भाई साहब होंगे, बहुत सारे होंगे, ऐसे तो मैंने सिर्फ दो बना रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक और CH3। तो ये आपका अल्कोहल है, ये आपका एसीटोन है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन होती है पार्श्व ऋणात्मक, हाइड्रोजन होता है पार्श्व धनात्मक। इसमें ऑक्सीजन होती है पार्श्व ऋणात्मक, हाइड्रोजन होता है पार्श्व धनात्मक। ये भी आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे कि ऐसा क्यों होता है, और ऑर्गेनिक हम इस चैप्टर के बाद में स्टार्ट करेंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अपन ऑर्गेनिक करेंगे, और मेरी गारंटी है कि ऑर्गेनिक के वीडियोस देखने के बाद आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। तो देखिए यहाँ पे आकर्षण,
दुनिया का नियम है कि प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। और ये जो अजीब सी चीज मैंने बनाई है ना, ये है पार्शियल, मतलब थोड़ा सा। तो इस हाइड्रोजन पे थोड़ा सा प्लस चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे थोड़ा सा माइनस चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे थोड़ा सा माइनस चार्ज है, इस कार्बन पे थोड़ा सा प्लस चार्ज है। जो मोटी मोटी बात आपको समझनी है वो ये है कि इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में आकर्षण होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ऐसे ही दोस्तों, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव और सामने वाले के हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो बात इतनी सी है कि दो मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल के, उनके मध्य दो अणु जो है अल्कोहल के, उनके मध्य प्लस माइनस होने के कारण क्या है, आकर्षण है। मतलब मिस्टर रमेश वाली हालत है कि रमेश अपने घर में बंधा हुआ है, एक CH3OH का अणु भी दूसरे CH3OH के अणु के साथ में बंधा हुआ है आकर्षण से। बिल्कुल वैसे ही एसीटोन में भी देखिए, कार्बन प्लस है और ऑक्सीजन माइनस है, तो प्लस माइनस में आकर्षण, इस ऑक्सीजन में और इस कार्बन में आकर्षण। तो इसकी हालत भी मिस्टर सुरेश जैसी है, ये भी इसका एक अणु दूसरे अणु के साथ में आकर्षण जुड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकता, बंधा हुआ है वो। सही बात है। अब हमने जब इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, तो इन दोनों को जोड़ने से दो अल्कोहल के अणुओं के मध्य हमारे एसीटोन आ गए, तो इनका आकर्षण टूट गया, और दो एसीटोन के बीच में अल्कोहल आ गया, तो उसका आकर्षण भी छूट गया। तो एक तरह से हमारा ये अल्कोहल भी फ्री हो गया और हमारा एसीटोन भी फ्री हो गया। और अगर आप दोनों फ्री हो गए तो दोनों निश्चिंत हो जाएंगे, और निश्चिंत होने के बाद आजाद हो जाएंगे। अब इनके फ्री होने से क्या होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट यहां तक का पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जैसे मिस्टर रमेश अपने घर में बंधा हुआ था, वैसे ही अल्कोहल का एक अणु अल्कोहल के दूसरे अणु के साथ में अच्छे से आकर्षण से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर सुरेश बंधे हुए थे, वैसे ही एसीटोन अपने एक अणु के साथ में और दूसरे अणु के बीच में आकर्षण के कारण अच्छे से बंधा हुआ है। परंतु जैसे ही इन दोनों को मिक्स किया, दो अल्कोहल के बीच में एसीटोन आ गया और दो एसीटोन के बीच में अल्कोहल आ गया, तो अल्कोहल भी फ्री हो गया और एसीटोन भी फ्री हो गया, जैसे ये दोनों बच्चे हॉस्टल में जाके फ्री हो गए। अब इससे क्या होता है, इस कंटेनर में अल्कोहल है, वो उड़ करके जो भी दाब लगा रहा है वो P1 नॉट है। इसके अंदर जो भी एसीटोन है वो उड़ करके जो भी दाग लगा रहा है वो क्या है, P2 नॉट है। अब ये दोनों कंटेनर में मिक्स हो गए, तो इनके मिक्स होने के बाद अब जो दाब अल्कोहल लगा रहा है वो P1 है, और जो दाब एसीटोन लगा रहा है वो P2 है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि P1 कितना आएगा, P1 नॉट x1, P2 कितना आएगा, P2 नॉट x2। बट एक बात को समझिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में आकर्षण ज्यादा था और अब आकर्षण कम हो गया, तो अल्कोहल भी उड़ने के लिए तैयार है, मतलब वाष्पित हो सकता है, और एसीटोन भी वाष्पित होने के लिए तैयार है। और अगर दोनों का वाष्पन ज्यादा होगा तो दोनों का दाब भी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आएगा। भाई हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि P1 आना चाहिए P1 नॉट x1, P2 आना चाहिए P2 नॉट x2। बट ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब इनके बीच का आकर्षण पहले की तुलना में ना तो कम हो ना बढ़े। आदर्श विलयन में मैंने आपको लास्ट में इसके पहले वाले वीडियो में 4th पॉइंट लिखवाया था कि विलय विलय का आकर्षण विलायक विलायक का आकर्षण बराबर होना चाहिए विलय विलायक के आकर्षण में। बट क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्या इन दोनों के मध्य का आकर्षण अभी इन दोनों के मध्य के आकर्षण के बराबर है? आंसर इज नो। यहाँ पे इन दोनों के बीच में आकर्षण ज्यादा है, बट यहाँ पे देखो आप, इन दोनों के मध्य जो आकर्षण है वो कम हो चुका है। इधर इन दोनों के मध्य आकर्षण ज्यादा है, बट यहाँ पे इन दोनों के मध्य आकर्षण कम हो चुका है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये आ गया और इन दोनों के बीच में ये आ गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। और अगर आकर्षण कम हो गया है तो अब CH3OH भी अच्छे से उड़ेगा, वाष्पित होगा, दाब लगाएगा। इसका आकर्षण कम हो गया, ये भी फ्री हो चुका है, ये भी वाष्पित होगा, दाब लगाएगा। और अगर ये दोनों दाब लगाएंगे तो P1 और P2 का मान ये नहीं आएगा, P1 और P2 का मान आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आएगा। तो यहां पे मुख्य कारण क्या रहा, मुख्य कारण ये रहा, ये विलय ये विलायक है, ठीक है। तो मुख्य कारण ये रहा कि जो विलय विलय आकर्षण था और जो विलायक विलायक आकर्षण था वो ज्यादा था विलय विलायक आकर्षण से। मतलब रमेश और सुरेश पर पाबंदी ज्यादा थी जब वो साथ में थे हॉस्टल में, उससे इसी कारण से इधर तो ये बंधे हुए थे तो दाब कम आ रहा था, बट जैसे ये फ्री हो गए, जैसे ये फ्री हो गए, वैसे ये दाब ज्यादा आने लग गया। तो दोस्तों ये बात है, एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर ये उड़ रहा है, वाष्पित हो रहा है, दाब लगा रहा है, यहां पर ये उड़ रहा है, वाष्पित हो रहा है, दाब लगा रहा है।
अगर आप इन दोनों को मिलाते हो और इनके बीच में आकर्षण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो राउल्ट के नियम से P1 बराबर आएगा P1 नॉट x1 और P2 बराबर आएगा P2 नॉट x2। बट हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि दोनों अल्कोहल अच्छे से बंधे हुए थे, दोनों एसीटोन अच्छे से बंधे हुए थे, बट इनको आपस में मिलाया तो दो अल्कोहल के बीच में एसीटोन आ गया और दो एसीटोन के बीच में अल्कोहल आ गया, जिससे हमारा अल्कोहल भी फ्री हो गया उड़ने के लिए, वाष्पित होने के लिए, और हमारा एसीटोन भी फ्री हो गया वाष्पित होने के लिए। और जब इनका वाष्पन इस तरह से बढ़ा तो दाब में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इस बात को फिर हमने साइंस की भाषा में अच्छे से लिखा, कैसे कि विलय विलय आकर्षण और विलायक विलायक आकर्षण ज्यादा है, पाबंदियां ज्यादा है बाद से मतलब विलय विलायक आकर्षण से। और यही होता है दोस्तों कारण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन का, यही होता है दोस्तों कारण जब दाब बढ़ता है उसका। आई होप आपके समझ में आया है। अब मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। इसका ग्राफ समझने के लिए सबसे पहले आदर्श विलयन के लिए जो आपने ग्राफ बनाया था, अर्थात राउल्ट के नियम से लास्ट लेक्चर में जो मैंने ग्राफ दिखाया था, पहले उसको बना लेते हैं। वो ग्राफ आपने अगर नहीं समझाया तो वहां पे वापस जाके एक बार देख लें। इस पॉइंट पे क्या था आपको याद होगा, x1 बराबर 0 था, x2 बराबर 1 था। इस पॉइंट पे x1 बराबर x1 0 से 1 हो गया था, x2 1 से 0 हो गया था। अगर x1 0 है, x2 1 है, इसका मतलब केवल x2 है। और जब केवल x2 होता है तो उसका जो दाब होता है वो आता है P2 नॉट। जब केवल x1 होता है तो उसका दाब आता है P1 नॉट। जैसे जैसे अपन इधर से इधर जा रहे हैं वैसे वैसे जो 1 का मोल अंश है, 2 का मोल अंश है, वो 1 से 0 हो रहा है। इससे 2 का जो दाब है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि P2 जो है वो समानुपाती है किसके, x2 से। ये आपने वहां पढ़ा था। फिर आप इधर से उधर जा रहे हो तो इधर से उधर जाने पे आपका दाब बढ़ रहा है, क्योंकि x1 0 से 1 हो रहा है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में पढ़ाई थी। और ये जो है ये टोटल प्रेशर की लाइन है, Pt बराबर P1 प्लस P2 की। तो ये तो दोस्तों ग्राफ हो गया किसका, आदर्श विलयन का। ये ग्राफ हो गया राउल्ट के नियम का। अब यहां के हिसाब से ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहां में परिवर्तन क्या हुआ है, परिवर्तन ये हुआ है कि P1 ज्यादा है P1 नॉट x1 से। तो ये कौन सी वाली लाइन है, यहां से यहां वाली लाइन P1 की है, तो P1 ज्यादा आया है। ज्यादा आने का मतलब ये वाले ग्राफ को हल्का सा उठा दीजिए ऐसे। P2 भी अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है, P2 भी अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है, तो उस वाले ग्राफ को भी हल्का सा उठा दीजिए। ये P1 का ग्राफ हो गया, ये P2 का ग्राफ हो गया। और अगर P1 P2 ज्यादा आए हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से तो P टोटल भी ज्यादा आएगा। तो P टोटल वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला है, इसको भी हल्का सा उठा दीजिए। तो अगर आपने पहले वाला ग्राफ पढ़ रखा है आदर्श विलयन का, तो हर जगह बस आपको बढ़ाना है और बढ़ाने से आपको ये मिल जाएगा। इतना सा काम आपको करना है, ठीक है दोस्तों। और आप सोच रहे होंगे सर ये इस पे फर्क क्यों नहीं पड़ा, P1 नॉट पे फर्क क्यों नहीं पड़ा, P2 नॉट पे फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि P1 नॉट होता है जब शुद्ध 1 है, P2 नॉट होता है जब शुद्ध 2 है। तो शुद्ध अवस्था में कोई फर्क नहीं आ रहा, फर्क कब आ रहा है, जब दोनों का मिलन हो रहा है। समझ रहे हो बात को। तो फर्क जब आएगा जब हम विलयन की बात करेंगे, तो फर्क यहां से लेकर यहां तक देखने को मिलेगा, P1 ज्यादा होगा। फर्क यहां से लेकर यहां तक देखने को मिलेगा, P टोटल ज्यादा होगा। फर्क यहां से लेकर यहां तक देखने को मिलेगा जब P2 ज्यादा होगा। इस स्थिति पे तो x1 1 है, मतलब केवल कौन है, शुद्ध 1, तो वही रहेगा P1 नॉट। शुद्ध 2 है तो वही रहेगा P2 नॉट। दोनों को मिलाने पर दोनों आजाद हो गए, और आजाद होने के कारण वाष्पन ज्यादा हो रहा है। ठीक बात है। तो ये मैंने छोटी सी कोशिश करी आपको टॉपिक समझाने की। अब मैं लैंग्वेज में इसको लिख देता हूं एक बार, और इसको फिर से अपन पढ़ लेते हैं, फिर हम आएंगे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में, और इसका जस्ट उल्टा आपको वहां पे दिखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को समझाइए, तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन में जो P1 है वो ज्यादा आता है P1 नॉट x1 से, P2 ज्यादा आता है P2 नॉट x2 से, और P टोटल ज्यादा आता है P1 प्लस P2 से। पहला पॉइंट ये होगा। दूसरे पॉइंट में आप इस तरह से एग्जांपल देकर के समझा सकते हैं। फिर आप इस बात को लिखेंगे, यही इंपॉर्टेंट बात है, कि यदि किसी विलयन में विलय विलायक अंतराण्विक बल, विलय विलायक अंतराण्विक बल, विलय विलायक अंतराण्विक बल, विलय विलय अंतराण्विक बल एवं विलायक विलायक अंतराण्विक बल से कम होता है, मतलब ये चीज इससे कम है, या अगर आप उल्टा लिखना चाहें तो ये चीज उससे ज्यादा है, कैसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। इस तरह से आप उन्हें समझाएंगे, और उसके बाद फिर ये ग्राफ बनेगा और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। बाकी लॉजिक आपको समझना है कि अगर विलयन बनने के बाद दोनों फ्री हो जाते हैं तो फिर दाब बढ़ जाता है। अब मैं आपको समझाऊंगा ऋणात्मक विचलन, और उसमें उल्टा होगा, और कैसे उल्टा होगा वो अपन देखते हैं। तो अब अपन बात करते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, देखिए राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन में P1 नॉट x1 से कम आता है, P2 नॉट x2 से कम आता है, और P टोटल P1 प्लस P2 से कम आता है। धनात्मक में तीनों चीज ज्यादा थी, ऋणात्मक में तीनों चीज कम होगी। अब ऐसा क्यों होता है, पहले हम बेसिक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं दो बच्चे थे, फैजान और रेहान।
ये दोनों बच्चे जो हैं ये हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, ये भी हॉस्टल में रहते थे और ये भी हॉस्टल में रहते थे। दोनों हॉस्टल में इतने ज़्यादा पाबंद नहीं थे, मतलब हॉस्टल में नियम थोड़े सिंपल थे कि आप जा सकते हो, अगर आपको बाहर मूवी अगर जाना हो नाइट में घूमने के लिए तो आप नाइट में मूवी जा सकते हो, आप कभी भी जा सकते हो बाहर मार्केट, वापस आ सकते हो, मतलब फ्री थे बच्चे अपने हिसाब से और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था उनके ऊपर। फिर क्या हुआ, ये दोनों छुट्टी मनाने के लिए अपने अपने घर गए। तो जैसे ही छुट्टी मनाने के लिए घर गए तो घर में आने के बाद इन दोनों के ऊपर पाबंदियां बढ़ गई, क्योंकि घर में बहुत सारे नियम होते हैं, आप रात को घूम नहीं सकते, आपको टाइम पे घर आना होता है, आपको उनके रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं, आप कभी भी घर से नहीं निकल सकते। जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा लू चलती है तो मम्मी अपन को 2 से 5 के बीच में नहीं जाने देती हैं, पर अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको जब मन कर जब आप कर सकते हो। तो ऐसे क्या हुआ कि दोनों बच्चे जो थे वो दोनों बच्चे घर पर आके थोड़े से बंद गए, तो इनका फ्रीडम जो था वो हॉस्टल के कंपेरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर ये जो थे फ्री थे और यहाँ पर आके क्या हो गए, ये बाउंड हो गए, थोड़े से बंद गए नियमों के अंदर। ऐसा ही होता है इस केस में। कैसे होता है देखिए, एग्जांपल लेता हूं, आपके पास जल है और आपके पास एक अम्ल है H2SO4। ये जल है और ये अम्ल है H2SO4। जल के बीच में अपने कुछ आकर्षण है, इसके बीच में अपने कुछ आकर्षण है, पर वो आकर्षण कम है। ये भी वाष्पित हो सकता है और ये भी वाष्पित हो सकता है, सही बात है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ा गया, जब हमने अम्ल को जल में मिलाया तो H2SO4 और जल जब आपस में मिले, ये अम्ल है और कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 दोस्तों होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो अब इनके बीच में जो आकर्षण है, ये आकर्षण बहुत ही प्रबल है, मतलब H2SO4 ने जल को अच्छे से पकड़ रखा है और जल ने H2SO4 को अच्छे से पकड़ रखा है, जबकि जल और जल के बीच में और H2SO4 के बीच में इसके कंपैरिजन में आकर्षण बल कम है। मतलब जब आप उधर जा रहे हो तो आकर्षण बल के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जिसके नुकसान क्या है, नुकसान यह है कि ये एकदम फ्री था तो अच्छे से दाब लगाता था वाष्पित होकर, ये एकदम फ्री था अच्छे से दाब लगाता था वाष्पित होकर, जैसे फैजान और रेयान दोनों फ्री थे तो अपने हिसाब से काम करते थे। फिर क्या हुआ, जब H2SO4 और जल आपस में जुड़ गया तो उसके बाद H2SO4 को जल ने पकड़ लिया और जल को H2SO4 ने पकड़ लिया, तो इसके वाष्पन में भी कमी आई और इसके वाष्पन में भी कमी आई, तो इसका दाब भी कम हो जाएगा और इसका दाब भी कम हो जाएगा। जैसे इन दोनों की फ्रीडम थोड़ी सी कम हो गई। ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल जेल में चले गए कि आप कुछ नहीं कर सकते, हालांकि फ्री है बट घर के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की पालना इनको करनी है। बिल्कुल वैसे ही ये दोनों जो है, ये दोनों भी आपके थोड़े बहुत वाष्पित हो सकते हैं, बट पहले के कंपैरिजन में इनके मध्य जो वाष्पन है वो कम हो गया क्योंकि इनके मध्य बल बढ़ गया। और इसके पहले वाले केस में क्या हुआ था, उल्टा था। इधर इधर वो ज्यादा टाइटली बंधे हुए थे, उधर फ्री थे, इस बार इधर ये फ्री है और उधर ये बंध गए। सही बात है। लैंग्वेज में लिखें तो विलय विलय आकर्षण जो है, इसमें ये विलय होगा, वैसे ये विलायक है, तो विलय विलय आकर्षण, विलायक विलायक आकर्षण ये कम है, किससे, विलय विलायक आकर्षण से। तो बाद में अंतराणविक बल बढ़ने के कारण क्या हुआ कि इसका इसका प्रेशर भी बेचारे का कम हो गया और दूसरे वाले का प्रेशर भी आपकी एक्सपेक्टेशन से क्या हो गया, कम हो गया। तो बस आप तो इस पॉइंट को याद रखो कि अगर बाद में बल बढ़ रहा है तो आपस में जुड़ जाएंगे, प्रेशर कम आएगा, अगर बाद में बल कम है तो थोड़े फ्री हो जाएंगे, प्रेशर दाब वाष्प दाब ज्यादा आएगा। तो पहले वाले केस में और इस वाले केस में ये फर्क था, बहुत बेसिक है, इस एग्जाम्पल से रिलेट करो, अच्छे समझ में आएगा आपको। अब मैं बनाता हूं इसका ग्राफ। सबसे पहले तो अपन ग्राफ बनाएंगे किसका, आदर्श विलयन का। फिर से देख लो, इस पॉइंट पे क्या होता है, x1 0 x2 1। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि ये ग्राफ बार बार काम में आएगा, वो इसी के लिए कहा था। तो x1 0 x2 1, इस पॉइंट पे x1 1 x2 0, ये 0 है ये 1 है, इसका मतलब सिर्फ किसका दाब आएगा, x2 का दाब आएगा, तो ये पॉइंट हो गया P2 नॉट। x1 1 है x2 0 है, सिर्फ किसका दाब आएगा, पहले वाले का, P1 नॉट। धीरे धीरे इसका दाब कम हो रहा है, ये P2 की बात हो रही है, क्योंकि x2 कम हो रहा है तो P2 भी कम हो रहा है। इधर से उधर बढ़ रहा है, क्योंकि आपका x1 0 से 1 हो रहा है तो आपका प्रेशर भी जो है वो बढ़ के कितना हो रहा है, P1 नॉट। ये वाली लाइन किसकी होगी, P टोटल की। अब देखिए
अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हर चीज में कमी आ रही है। P1 भी कम आ रहा है P1 नॉट x1 से, P2 भी कम आ रहा है P2 नॉट x2 से, तो हर चीज में कमी आ रही है। कमी आने के कारण ये ग्राफ, ये जो है इसको कम कर दीजिए, इसको भी कम कर दीजिए और इसको भी कम कर दीजिए। कितना आसान है। अगर आपने लास्ट लेक्चर में पहले वाले ग्राफ को अच्छे समझ रखा है तो धनात्मक विचलन में बस ग्राफ को बढ़ा देना है और ऋणात्मक विचलन में इस ग्राफ को कम कर देना है। इतनी सी बात है। तो दोस्तों बस इस पॉइंट पर फोकस करें। अगर विलेय विलायक आकर्षण ज्यादा है, ये वाला मुंह खुला हुआ है इसका मतलब ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो वो वाष्पित नहीं हो पाएगा, खुद में बंधा रहेगा, बच्चे फ्री नहीं रहेंगे, तो दाब कम आएगा। और इसके पहले वाले केस में ये चीज कम थी तो दाब ज्यादा आ रहा था। अब मैं इस बात को भी लिख देता हूं। तो अगर एग्जाम में आपसे कहा जाए कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन को समझाइए, तो पहले आप 3 पॉइंट लिखेंगे कि P1 कम है P1 नॉट x1 से, P2 कम है P2 नॉट x2 से, और P टोटल कम है P1 प्लस P2 से। उसके बाद आप एग्जाम्पल देंगे और इस पॉइंट को लिखेंगे। इस पॉइंट की लैंग्वेज मैंने लिख दी है, पढ़िए। यदि विलेय विलायक आकर्षण बल, विलेय विलायक आकर्षण बल, विलेय विलायक आकर्षण बल, विलेय विलेय आकर्षण बल, विलेय विलेय आकर्षण बल एवं विलायक विलायक आकर्षण बल से अधिक हो, ये बल ज्यादा है उनसे, तो जो आपका विलयन है वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, द्रवीय विलयन में राउल्ट का नियम। फिर मैंने आपको राउल्ट के नियम की पालना करने वालों का नाम बताया, आदर्श विलयन। फिर इसका कॉम्प्यूटर आया अनादर्श विलयन। फिर अनादर्श विलयन में 2 टाइप थे, एक तो जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, दूसरा जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने उन दोनों के बारे में बात करी और अब जाकर के ये जो आपका टॉपिक है ये आपके पास एक पात्र है और उस पात्र में मान लेते हैं आपने जल भर रखा है। अब अगर इस पात्र को आप खुला छोड़ देते हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये सारा जल यहां से गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा। और इसको हम बोलते हैं साइंस में वाष्पन। जैसे हम पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने के बाद पानी उड़ जाता है, तो होता क्या है कि जब हवा बहती है तो वो हवा अपने साथ में पानी को लेके जाती है और इसको बोलते हैं हम वाष्पन। सही बात है। तो यहां पर इस जल का क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। परंतु क्या होगा यदि मैं इस जल को, इस पात्र को बंद कर दूं। अगर मैं इस पात्र को बंद कर दूंगा तो क्या होगा, देखिए ये जो जल है ये जल वाष्प में बदलना शुरू करेगा और ये जल वाष्प में परिवर्तित होगा। ये आपका जल है और ये आपकी वाष्प है। कुछ टाइम तक स्टार्टिंग में जल वाष्प में बदल रहा होगा, तो एक प्रक्रिया होगी जल से वाष्प में बदलने की। कुछ समय बाद यहां पर साम्यावस्था आ जाएगी। दोस्तों साम्यावस्था क्लास 11th का टॉपिक है, कक्षा 11वीं का टॉपिक है, जिसमें आप लोगों ने इक्विलिब्रियम, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं हम, वहां पे आपने पढ़ा होगा साम्यावस्था के बारे में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप एक वर्ड से इसको समझ सकते हो, जिसका नाम है बैलेंस। जैसे अपन लोग बैलेंस करते हैं चीजों को, बिल्कुल वैसे ही साम्यावस्था भी बैलेंस ही होता है। किस तरह का बैलेंस होता है, स्टार्टिंग में जो जल है वो किस में बदल रहा है, वाष्प में। कुछ समय बाद इस जल में और इस वाष्प में साम्यावस्था आ जाएगी। कुछ समय पश्चात इस जल में और इस वाष्प में बैलेंस हो जाएगा। मतलब जल और वाष्प में आपस में बैलेंस होने के बाद और ज्यादा जल वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, मतलब जल का वाष्पन रुक जाएगा। और वास्तव में समझें तो जल जितना वाष्प में बदलेगा वापस से वाष्प उतने ही जल में बदल जाएगी। मतलब मोटी मोटी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि यदि एक बंद पात्र है और उस बंद पात्र में आपने अगर किसी द्रव को भरा है तो वो द्रव किस में बदलेगा, वाष्प में। कुछ समय पश्चात वो वाष्प जब पूरे खाली हिस्से को भर देगी, जब पूरे खाली हिस्से को भर देगी तो उसके बाद आपका द्रव वाष्प में बदलना बंद कर देगा और उसको हम बोलते हैं साम्यावस्था। ठीक बात है। अब अगर जल वाष्प में बदला है तो ये वाष्प जो है ये जल की सतह पर दाब लगाएगी। अगर ये जल वाष्प में बदला है तो ये वाष्प जल की सतह पर क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। साम्यावस्था पर इस जल की सतह पर इस वाष्प द्वारा जो भी दाब लग रहा है दोस्तों हम उसको कहते हैं साम्य वाष्प दाब। उसको हम कहते हैं साम्य वाष्प दाब। फिर से आराम से वापस समझ लीजिए। जब हम जल लिया हमने एक पात्र के अंदर, आप जल के जगह कोई द्रव भी ले सकते हैं। जब एक द्रव को एक पात्र में रखा और उस पात्र को बंद कर दिया तो उसके बाद ये जो द्रव है ये द्रव वाष्प में बदलना शुरू करेगा। प्रारंभ में जो जल है या द्रव है वो वाष्प में बदलेगा। कुछ समय पश्चात ये जो वाष्प है और ये जो द्रव है इसके मध्य साम्यावस्था आ जाएगी। मतलब अब आपको और ज्यादा वाष्प देखने को नहीं मिलेगी। उस साम्यावस्था पर ये जो वाष्प है वो जल की सतह पर दाब लगाएगी। दोस्तों जो भी दाब साम्यावस्था पर वो वाष्प लगा रही है द्रव की सतह पर उसको हम बोलेंगे साम्य वाष्प दाब। ठीक है। अब पढ़िए लैंग्वेज।
यदि एक निर्वात पात्र में, ये निर्वात पात्र है, द्रव को आंशिक रूप से भरा जाता है, ये द्रव मैंने आंशिक रूप से भरा है, पूरा नहीं भरा, तो द्रव का कुछ भाग वाष्पित होकर पात्र के शेष आयतन को भर देता है। तो द्रव का कुछ भाग वाष्पित होता है और शेष आयतन को भर देता है। प्रारंभ में, स्टार्टिंग में द्रव वाष्पशील होता है, मतलब द्रव बहुत ज्यादा वाष्प में बदलता है तथा वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब में वृद्धि होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका द्रव वाष्प में बदलता जाएगा वैसे वैसे वाष्प द्वारा लगने वाला दाब भी दोस्तों बढ़ता जाएगा। आगे पढ़िए। कुछ समय पश्चात यह स्थिर हो जाता है, मतलब अब आपका जो द्रव है वो और वाष्प में नहीं बदलेगा, अर्थात द्रव अवस्था तथा वाष्प प्रावस्था के मध्य साम्य अवस्था, सिंपल समझे तो बैलेंस स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में जो वाष्प दाब है दोस्तों उसको हम बोलते हैं साम्य वाष्प दाब। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी चीज उबलना शुरू कब करती है? आपने क्वथनांक का नाम सुना होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि कोई भी चीज कोई भी चीज उबलती कब है, मतलब कोई भी चीज का क्वथनांक क्या होता है। जैसे अपन बात करें तो जल का क्वथनांक आपको बचपन से रटाया गया होगा कि जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब 100 डिग्री पर आपका जल जो है वो भाप में बदल जाएगा, तो हम बोलते हैं कि 100 डिग्री जो है वो क्वथनांक है। परंतु जो प्रश्न है वो ये है कि 100 डिग्री पर ऐसा क्या होता है कि जल जो है वो वाष्प में बदल जाए। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्वथनांक वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर आपका द्रव जो है वो गैसीय अवस्था में जाता है। ठीक, अब पॉइंट ये है, जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात जो जल है वो 100 डिग्री पर भाप में बदल जाएगा। तो 100 डिग्री पे ऐसा क्या होता है कि अवस्था परिवर्तित होती है? 100 डिग्री पे ऐसा क्या होता है कि द्रव से गैस बनता है? तो ये राज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं दोस्तों। क्वथनांक वो ताप होता है जिस ताप पर किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्वथनांक वह तापमान है जिस तापमान पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अर्थात अगर आपसे आज की बात कोई पूछे कि 100 डिग्री पर क्या होता है, तो 100 डिग्री पर जल के केस में जो जल का वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, और अगर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो फिर वो द्रव उड़ना शुरू कर देता है, मतलब गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देता है। तो बस इतनी बात ध्यान रखें कि जो भी द्रव का वाष्प दाब है अगर वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो फिर वो उबलना शुरू कर देगा, फिर वो अपनी गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। आज के बाद क्वथनांक को लेकर मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आने वाले टॉपिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगी। पहले तो ये कि आप समझे वाष्प दाब क्या होता है, उसके बाद आप समझें कि क्वथनांक क्या होता है। अगर आपको किसी भी चीज को द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना है तो आपको उसके वाष्प दाब को किसके बराबर करना पड़ेगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर करना पड़ेगा। और दोस्तों जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है, और ज्यादा जो द्रव है वो वाष्प में बदलता है, और ज्यादा वाष्प आती है तो वाष्प दाब बढ़ता है, और जब वो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस समय वो वस्तु उबलना शुरू कर देती है और वो वस्तु अपनी गैसीय अवस्था में, वो द्रव अपनी गैसीय अवस्था में आना शुरू कर देता है। इस पॉइंट को लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा। क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब इससे रिलेटेड दो इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको समझा रहा हूं जो शायद आपको और अच्छा हेल्प करेगी इस टॉपिक को समझने में। देखिएगा, घरों में एक बेसिक सा प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जो घरों में देखने को मिलता है। अपन लोग जब भी सब्जी वगैरह बनाते हैं और सब्जी को पकाना होता है तो सब्जी को पकाने के लिए अपन प्रेशर कुकर को यूज करते हैं। प्रेशर कुकर को यूज करते हैं। तो प्रेशर कुकर को यूज क्यों करते हैं? कुकर करता क्या है? देखिए, अगर आप खुले में, मतलब सिंपल एक पात्र आपने लिया, भगोनी, और उसके अंदर आपने उसको खाने को पकाना शुरू किया, सब्जी को पकाना शुरू किया, तो जो अंदर सब्जी है यहां एक तो सब्जी है और दूसरा जल है। तो जब आप गर्म करना शुरू करोगे तो ऊष्मा किसको मिलेगी? सब्जी को मिलेगी, सब्जी पकना शुरू करेगी। परंतु क्या होगा, धीरे धीरे जो जल है, ये जल का मान लीजिए वाष्प दाब है, ये जल का वाष्प दाब है, और भगोनी के आसपास क्या है? वायुमंडल। तो वायुमंडल का जो दाब है वो इतना है। तो जैसे जैसे आप इसको गर्म करोगे वैसे वैसे जल का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय आकर जब बहुत ज्यादा हम गर्म कर देंगे तो जल का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उस समय जल जो है वो भाप में बदलना शुरू कर देगा। और अगर दोस्तों एक बार जल ने भाप में बदलना शुरू कर दिया तो फिर आपकी सब्जी को बिल्कुल भी ऊष्मा नहीं मिलेगी और उसके बाद आपकी सब्जी पकना बंद हो जाएगी, क्योंकि जो भी ऊष्मा आप दोगे वो ऊष्मा जल को
भाप में बनाने में काम आएगी, सब्जी पकाने में काम नहीं आएगी। फिर से, अगर आप भगोनी के अंदर खुले में सब्जी पकाना चाहोगे तो ऐसे केस में मान लीजिए आप सब्जी उबाल रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में तो ऊर्जा सब्जी को मिलेगी, बट जैसे ही जल का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जल जो है वो जल भाप में बदलना शुरू कर देगा। और एक बार अगर अवस्था परिवर्तन का काम शुरू हो गया तो फिर सारी ऊष्मा किसको मिलेगी, जल को। फिर आपकी सब्जी को कुछ भी नहीं मिलेगा और आपकी सब्जी पकेगी ही नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर काम में लेते हैं। वो क्या करता है, देखिए, जो आपका प्रेशर कुकर होता है वो ऊपर से बंद होता है। बंद होने के कारण उसके अंदर जो वातावरण है, उस वातावरण का दाब क्या है, उच्च है। कुकर के अंदर का जो माहौल है, उस माहौल का दाब क्या है, उच्च है। इसलिए उसको प्रेशर कुकर बोलते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर होता है, दाब होता है। तो अभी इसके अंदर जो वातावरण है, उस वातावरण का दाब बहुत ज्यादा है। तो जहां वायुमंडलीय दाब का लेवल ये था, इसका दाब बहुत ज्यादा है उससे। और हमारे जल का दाब तो ये रहा, जितना पहले था उतना ही है जल का वाष्प दाब। तो अब आप सोचो कि अब अगर जल को उबलना है, अगर अब जल को क्वथनांक बिंदु तक पहुंचना है, तो जल को अपने वाष्प दाब को उसके आसपास के वातावरण के दाब के बराबर करना पड़ेगा। और अब इस जल का आसपास का वातावरण कौन है, तो इस जल का आसपास का वातावरण है प्रेशर कुकर का, जो कि कहां पहुंच चुका है, यहां पर। पहले उसको कहां तक जाना था, भाप में बदलने के लिए, यहां तक। अब जल को भाप में बदलने के लिए कहां तक जाना है, यहां तक। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब जल को उबलने के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ेगी। तो अब 100 डिग्री की जगह हो सकता है 110 आ जाए, हो सकता है 105 आ जाए, हो सकता है 120 आ जाए। वो डिपेंड करेगा प्रेशर कुकर में कितना प्रेशर है। सही बात है। तो प्रेशर कुकर क्या करता है, प्रेशर कुकर आपके जल का जो क्वथनांक है उसको बढ़ा देता है। तो क्वथनांक को बढ़ाने के कारण क्या होता है कि आपका जल जहां पहले 100 डिग्री पर अपने वायुमंडलीय दाब के बराबर जा रहा था, अब वो उससे ज्यादा पर अपने आसपास के वातावरण के दाब के बराबर जाएगा। और इस बीच में सारी की सारी ऊर्जा किसको मिलती रहेगी, आपकी सब्जी को। क्योंकि जल का वाष्पन, मतलब जल का भाप में बदलना जब तक शुरू नहीं होगा, तब तक सारी ऊर्जा किसको मिलेगी, सब्जी को। और क्योंकि वो भाप में लेट बदलेगा, क्योंकि उसका जो दाब है वो ज्यादा है। आई होप आपके समझ में आया है। मोटी मोटी बात इतनी सी है, खुले में सब्जी पकाओगे तो जल्दी से वायुमंडल दाब के बराबर पहुंच जाएगा, और उसके बाद जल जो है वो भाप में बदलना शुरू कर देगा, और ऊष्मा जल को मिलेगी, सब्जी को नहीं मिलेगी। और जबकि आप प्रेशर कुकर में पकाओगे तो ऐसे केस में प्रेशर ज्यादा होगा, तो जो जल के आसपास का वायुमंडल है उसका दाब बढ़ गया, क्योंकि इसका आसपास का वातावरण कौन हो गया, प्रेशर कुकर, तो उसका दाब बढ़ गया। तो उसके बराबर जाने में इसको पहले से ज्यादा तापमान की आवश्यकता होगी, और इस बीच में मजे कौन लेगा, अपनी सब्जी। और सारी ऊष्मा किसको मिलेगी, सब्जी को। और यही हम चाहते हैं। इसलिए कुकर में खाना जल्दी बनता है और इसमें लेट बनता है। एक तो ये हुआ प्रैक्टिकल एग्जांपल। दूसरा प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये पहाड़ है और ये आप यहां पर हो। आप पहाड़ पर चल गए और पहाड़ पर जाने के बाद आपने खाना बनाने की कोशिश करी। ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं जल का वाष्प दाब ये है, ये जल का वाष्प दाब है। एक बार आप खाना बना रहे हो सतह पर, एक बार आप खाना बना रहे हो यहां पर। ये पहला वाला केस है, खाना अपन बना रहे हैं सतह पर। दूसरा हम खाना बना रहे हैं पहाड़ी के ऊपर। तो जब आप सतह पर हो तो ये पूरा वातावरण आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसका मतलब वायुमंडलीय दाब यहां पर है, क्योंकि जब आप सतह पर हो तो सतह के ऊपर पूरा वायुमंडल है। अब क्या हुआ, जब आप पहाड़ पे चल गए तो पहाड़ पर जाने के कारण इतना वायुमंडल तो कम हो गया ना। अब तो इसके ऊपर जितना वायुमंडल है उसका दाब लगेगा। मैं फिर समझाता हूं आपको। अगर आप सतह पे खड़े हुए हो तो आपके ऊपर पूरा वायुमंडल का दाब लग रहा है। आप पहाड़ी पे आके खड़े हो गए तो जितना ऊपर आ चुके हो उतना दाब तो कम हो गया ना। अब तो जितना वायुमंडल पहाड़ी के ऊपर बचा है उतना दाब लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जल यहां पर है तो उसको इतने लेवल तक जाना है, और अगर आप यहां पर आ चुके हो तो जल के रिस्पेक्ट में जो वायुमंडलीय दाब है वो तो कम हो चुका है, क्योंकि पहाड़ी पर दाब कम हो गया है, हम ऊपर आ गए। तो अब जब मैं गर्म करना शुरू करूंगा तो यहां पर जल वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में इतना तापमान लेगा, टाइम लगेगा। और यहां पर जब मैं गर्म करूंगा पहाड़ी के ऊपर तो जल फटाफट से किसके पास चल जाएगा, वायुमंडलीय दाब के पास। जैसे मान लो यहाँ पे 100 डिग्री पे उबल रहा है तो यहाँ पे 95 पे उबल जाएगा या 90 पर उबल जाएगा। इसका नुकसान क्या है, वही नुकसान है। अगर जल जल्दी उबल जाएगा तो सारी की सारी ऊष्मा जो हम जल को देंगे वो उसके भाप में बदलने में काम आएगी, और हमारी सब्जी को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में खाना बनाना मुश्किल होता है। वहां पर खाना नहीं पक सकता इतनी आसानी से, क्योंकि एक तो खुले में वैसे खाना नहीं पकता, क्योंकि जल्दी से क्या होता है, वायुमंडल आपके बराबर आ जाता है। अब आप ऊपर चल गए तो आपने वायुमंडल दाब को और कम कर दिया, तो उसको कम करने से और जल्दी जल का भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। और अगर जल का एक बार भाप में बदलना शुरू हो गया तो उसके बाद सब्जी को कुछ ऊर्जा नहीं मिलेगी। सारी ऊर्जा किसको मिलेगी, सारी ऊर्जा मिलेगी आपके पानी को भाप में बदलने के लिए।
तो अब मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वाष्प दाब का वायुमंडलीय दाब के बराबर होने का क्वथनांक से क्या कनेक्शन है, और हमारे डेली लाइफ के मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए ताकि आप इस चीज को रिलेट कर सको। इस टॉपिक में आप पढ़ोगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है जल पानी, दूसरा है एथेनॉल जिसको हम अल्कोहल भी कहते हैं। एक है पानी सिंपल जल, दूसरा है अल्कोहल। हम जानते हैं कि इन दोनों का जो क्वथनांक है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का और 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड एथेनॉल का। मतलब अगर आपने एथेनॉल और जल को मिक्स कर रखा है तो एथेनॉल और जल को मिक्स करके अगर आप गर्म करोगे तो पहले 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे एथेनॉल गैसीय अवस्था में चल जाएगा, उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल गैसीय अवस्था में चल जाएगा। तो इन दोनों के क्वथनांक जो है वो अलग अलग है। इसी कारण से अगर इन दोनों का मिश्रण मैं आपको दे दूं और कहूं कि दोनों को अलग करो, तो आप इन दोनों को ऐसे अलग कर सकते हो कि इनको गर्म करोगे, तापमान बढ़ेगा बढ़ेगा, जब तापमान 78.5 हो जाएगा तो जल तो रहेगा बट एथेनॉल गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, आप उसको अलग इकट्ठा कर लोगे। जब पूरा एथेनॉल उड़ चुका होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, तब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फिर जल गैसीय अवस्था में बदलना शुरू करेगा, फिर आप जल को इकट्ठा कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जल और एथेनॉल के मिश्रण को अलग कर पाते हो और इसको हम लोग बोलते हैं प्रभाजी आसवन। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि अगर आप एक ऐसा विलयन बनाओ जिस विलयन में 5% जल हो और 95% अल्कोहल हो, मतलब अगर मान लो आप 100 ml विलयन बना रहे हो तो 100 ml बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि 5 ml आपने जल मिलाया हो और 95 ml 95 ml आपने एथेनॉल मिलाया हो। 100 ml की बात मैं कर रहा हूं, ये होता है परसेंटेज का मतलब। तो अगर एक 5% है और दूसरा 95% है और फिर आपने इसको मिक्स किया, तो अब जब आप इसको गर्म करोगे तो जल और अल्कोहल दोनों के दोनों एक ही ताप पर उबलेंगे और वो ताप कौन सा होगा, 78 डिग्री। इसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी। स्थिर का मतलब होता है सेम, रुका हुआ, और क्वाथी का मतलब होता है क्वथनांक। तो ऐसा विलयन जिसके सारे संघटक एक साथ एक ही तापमान पर उबलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी बोलते हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपके पास जल है तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एथेनॉल का होता है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने इनको किसी भी अनुपात में मिक्स कर रखा है तो जब गर्म करोगे तो पहले एथेनॉल उड़ जाएगा, उसके बाद जल उड़ेगा। सही है, एथेनॉल उड़ेगा 78.5 पे और जल उड़ेगा 100 पे। परंतु अगर आप उनको इस अनुपात में मिक्स करते हो कि जल हो 5%, एथेनॉल हो 95%, इसका मतलब मैंने आपको समझाया कि अगर 100 ml आप विलयन बना रहे हो तो 5 ml आप लोगे जल और 95 ml आप लोगे एथेनॉल। तो ऐसा करने पर एक स्पेशल चीज देखने को मिलती है कि अब जल इस पर नहीं, अब एथेनॉल इस पर नहीं, दोनों के दोनों एक साथ किस तापमान पर उबलेंगे, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसको दोस्तों हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी। ऐसे केस में क्या होता है कि जो द्रव अवस्था है और जो वाष्प प्रावस्था है वो एक समान हो जाती है। समझिए, देखिए इधर कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं जिसका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संघटन एक समान होता है। आपको लिखना होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एक साथ उड़ रहे हैं स्थिर क्वाथी में, ये दोनों एक साथ क्वथनांक इनका जो है वो एक हो चुका है, ये दोनों एक साथ गैसीय अवस्था में बदल रहे हैं, तो इनका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संघटन एक समान होगा और ये स्थिर ताप पर उबलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये स्थिर ताप पर उबलते हैं। आप देख लो, जब दोनों अलग अलग थे तो इस तापमान पर उबलते थे, आपने इनको कैसे भी मिक्स किया तो इसी तापमान पर उबलेंगे, परंतु अगर इस तरह से मिक्स किया तो फिर दोनों एक साथ कितने तापमान पर उबलेंगे, 78 डिग्री पर। ऐसे प्रक्रमों में घटकों को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आपने इनको किसी भी अनुपात में मिक्स किया होता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में समझाया, अगर आपने इनको किसी भी अनुपात में मिक्स किया होता तो 78.5 डिग्री पे आप एथेनॉल को इकट्ठा कर लेते और फिर 100 डिग्री पे आप जल को इकट्ठा कर लेते। सही है, इसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। परंतु अब जब इस अनुपात में आपने मिक्स किया तो इस अनुपात में मिक्स करने से क्या बना, स्थिर क्वाथी बना, और अगर इस अनुपात में मिक्स करने से एक बार स्थिर क्वाथी बन गया तो अब ये एक साथ दोनों के दोनों एक ही तापमान पर उबलेंगे। तो अब इनको आप उस मेथड से जिसको हम बोलते हैं प्रभाजी आसवन, उससे अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होते हैं, पहला न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, दूसरा अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। इसका क्या मतलब है ये देखते हैं अपन। ये जो एग्जांपल आपके सामने है इसमें जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एथेनॉल का कितना है 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो स्थिर क्वाथी बना है एक निश्चित अनुपात में मिलाने से उसका कितना है 78 डिग्री। अगर दोस्तों देखोगे तो इन दोनों के आपस में देखो 100 डिग्री 78.5, इन दोनों से छोटा आ रहा है,
मतलब जो संगठक है उसके, जिनसे वो मिलकर बना है, उनके क्वथनांक में सबसे छोटे वाले से भी छोटा है विलियन का क्वथनांक, स्थिरक्वाथी का क्वथनांक। तो इसको हम बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी। मतलब ऐसा स्थिरक्वाथी जिसके अंदर जो क्वथनांक होता है विलियन का, वो उसके अवयवों के क्वथनांकों से भी कम होता है। जैसे यहां पे इसका 100 था, इसका 78.5 था, दोनों से कम है। और कितना है? 70। अब इसका कारण क्या है? कारण समझने के लिए इसके पहले के लेक्चर देखा होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बहुत ही डीप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, तो अगर पहले के लेक्चर अच्छे से देखे हुए होंगे तो ही ये बात आपको समझ में आएगी। देखिए, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी को भी वाष्पित करना है तो उसके दाब को, उसके वाष्प दाब को किसके बराबर लाना पड़ेगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना पड़ेगा। अगर आपको किसी को भी वाष्पित करना है तो उसके वाष्प दाब को किसके बराबर लाना पड़ेगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर लाना पड़ेगा। अब देखिए, जल को मान लेते हैं, जल का वाष्प दाब यहां पर है, ये जल का वाष्प दाब है। तो जल के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए आप कितना तापमान बढ़ाते हैं? जल का वाष्प दाब है ये, प्यार से समझिएगा चीजों को, कि जल का वाष्प दाब है। इस जल के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए आपने कितना तापमान लगाया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपने लगाया। अब एथेनॉल को उबालने में कितना लगाना पड़ता है? 78.5। देखो, जल यहां पर है तो जल को ऊपर लाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 78.5 है, इसका मतलब इसका वाष्प दाब जल से थोड़ा सा ऊपर होगा, तभी उसको यहां तक लाने में जल की तुलना में कम मेहनत करनी पड़ रही है। फिर से, जल का जो वाष्प दाब है वो इस लेवल पर है, इसको वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में, मतलब जल को उबालने में हमें जो मेहनत करनी पड़ती है उसमें तापमान कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर एथेनॉल में 78.5 है, मतलब जल से जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर है। किसका? एथेनॉल का। इसलिए उसको, उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? 78.5, जो कि इससे कम है। और ये तो बात को पता होनी चाहिए कि लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा है कि क्वथनांक का मतलब क्या होता है? जब किसी भी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं उसका क्वथनांक। तो बस मैं इसको, ये लेवल था जल के वाष्प दाब का, इसको यहां इसके बराबर करने के लिए 100 डिग्री से बढ़ा रहा हूं तापमान, और मुझे इससे कम मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि इसका लेवल थोड़ा ऊपर है पहले से ही। तो अब मुझे बस 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड देना है ताकि ये भाई साहब वायुमंडलीय दाब के बराबर जा सकें और उबलना शुरू कर दें। ये तो बात हुई इन दोनों के इंडिविजुअल से। अब जब इनको हमने मिक्स कर दिया तो कितने तापमान पे उबल रहे हैं? दोनों के दोनों एक साथ उबल रहे हैं। कितने तापमान पे? 78 पर। सोचिए, 100 डिग्री की मेहनत करनी पड़ी यहां से यहां तक, इससे कम मेहनत इसमें करनी पड़ी 78.5 में, तो अब और भी कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि लेवल और ऊपर चल गया। ये क्या है? ये है विलयन का वाष्प दाब। अब आपको सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी है और आप वायुमंडलीय दाब के बराबर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि विलयन का जो वाष्प दाब है वो एथेनॉल के वाष्प दाब से भी ज्यादा है, और जल से ज्यादा है एथेनॉल का, एथेनॉल से ज्यादा है विलयन का, क्योंकि तापमान कम होता जा रहा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें मेहनत, 78.5 इसमें मेहनत, 78 की मेहनत है मात्र इसके अंदर। तो मैंने इस डेटा के हिसाब से ये वाली चीज बनाई। इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, मैं वापस समझा देता हूं। दो बातें मोटी मोटी याद रखोगे। पहली बात, अगर आपका द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो वो द्रव उबलना शुरू कर देगा। अब समझना, ये जल है, ये जल है, ये वायुमंडलीय दाब है। तो जल के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाऊंगा तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा और हमारा जल उबलना शुरू कर देगा। एथेनॉल के केस में 78.5 है, तो वायुमंडलीय दाब का लेवल तो वही है, फिर मुझे कम तापमान क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि जल यहां पर था तो उसको यहां तक लाने में ज्यादा तापमान देना पड़ रहा था। एथेनॉल इससे ऊपर है पहले से ही, तो अब मुझे इसको बराबर लाने में कम तापमान देना पड़ेगा। इसलिए 78.5 के आधार पर मैं ये बोल सकता हूं कि इसका वाष्प दाब जल की तुलना में क्या है? ज्यादा है। अब इसका तो 78 है, इससे भी कम है, इसका मतलब इसका लेवल से भी ऊपर है विलियन का लेवल। तो विलियन का लेवल इससे भी ऊपर होने के कारण मुझे थोड़ी सी मेहनत में ही क्या हो रहा है? मैं विलियन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर कर पा रहा हूं। ठीक बात है, समझ में आया आपके? अब देखिए, ये हो गया आपका विलेय। वैसे यहां पर ये क्या है? हाँ, ये विलेय। ये आपका हो गया विलायक, और ये आपका क्या है? विलयन। अब देखना, विलेय का वाष्प दाब का लेवल क्या है? ये रहा। विलायक का वाष्प दाब इससे ज्यादा, विलयन का वाष्प दाब उससे भी ज्यादा। तो विलयन का वाष्प दाब विलेय विलायक के वाष्प दाब से ज्यादा आ रहा है। याद करोगे तो आपको याद आएगा कि ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन है। समझिए, जल का वाष्प दाब ये रहा, विलायक का वाष्प दाब ये रहा, ये वाष्प दाब, ये लेवल वाष्प दाब का है, ये तापमान है और ये वायुमंडलीय दाब है।
तो जल का वाष्प दाब ये रहा, बराबर लाने में 100 की मेहनत। इससे ज्यादा वाष्प दाब है एथेनॉल का, इसलिए कम मेहनत में हो गया। उससे ज्यादा वाष्प दाब विलयन का है, इसलिए और भी कम मेहनत में हो गया, इसलिए क्वथनांक कम आ रहा है। तो विलयन का वाष्प दाब आपके विलायक से और विलेय से ज्यादा है। विलयन का वाष्प दाब विलायक से और विलेय से ज्यादा है। और वाष्प दाब ज्यादा किसमें आता है? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन में आता है। इसका मतलब न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वो बनाते हैं जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब मैं इस पॉइंट को पहले लिखता हूं, फिर हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो वीडियो को वापस से पीछे ले आकर के देख लीजिए एक बार, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। मैं लिखता हूं इस बात को। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, देखिए लैंग्वेज में न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी वह विलयन होता है, ये वो विलयन होता है जो अपने संघटक अवयवों के क्वथनांकों से कम ताप पर उबलता है। आप देखो ये जो विलयन है इसके संघटक अवयव कौन कौन से थे? जल था और एथेनॉल था। तो ये जल और एथेनॉल दोनों के क्वथनांकों से कम क्वथनांक पर उबल रहा है, कम ताप पर उबल रहा है। विलयन जो निश्चित संगठन पर, निश्चित संगठन देखो इसका 5%, इसका 95%, ऐसे एक निश्चित संगठन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैसे भी मिक्स करोगे तो बन जाएगा स्थिर क्वाथी। एक निश्चित संगठन में मिलाने से ही स्थिर क्वाथी का निर्माण होता है। ठीक, तो विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है वो बनाता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। धनात्मक विचलन राउल्ट के नियम से क्या होता है फिर से सुन लो। ये जो जल है, इस जल का लेवल ये है, वायुमंडलीय दाब ये रहा। तो जल को यहां तक पहुंचाने में 100 डिग्री की मेहनत है। एथेनॉल को आप देखोगे तो 78.5 की है। मतलब एथेनॉल, अगर जल का लेवल ये है वाष्प दाब का, तो एथेनॉल का इससे ऊपर है, इसलिए उसको यहां तक पहुंचाने में कम मेहनत करनी पड़ रही है, 78.5। और विलियन का तो 78 ही है, मतलब विलियन का वाष्प दाब इससे भी ऊपर है, तो और कम मेहनत करनी पड़ रही है। और 78 डिग्री के अंदर ही वो कहां जा रहा है? वायुमंडलीय दाब के बराबर। और जब आपके किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो उबलना शुरू कर देता है। तो आपने ये देखा कि ये वायुमंडलीय दाब था और विलयन का लेवल सबसे ऊपर था, इसलिए वो जल्दी से उबलना शुरू कर दिया। और विलयन का वाष्प दाब अगर विलेय और विलायक से ज्यादा आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वहां पे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन हुआ है, क्योंकि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन में ही आपको वाष्प दाब ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरा वाला, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। देखिए, आइए दोस्तों अब हम समझते हैं अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी को। अब देखिएगा, जल है आपके पास और नाइट्रिक अम्ल है। जल का जो क्वथनांक है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री पे उबलता है जल। नाइट्रिक अम्ल का कितना है? 86 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर आपने इन दोनों को मिक्स कर रखा है और गर्म करोगे तो पहले 86 डिग्री सेंटीग्रेड पे कौन उड़ जाएगा? नाइट्रिक अम्ल, और उसके बाद 100 पे कौन उड़ेगा? जल। परंतु अगर आप HNO3 को 68% और जल को 32% लेते हैं, मतलब अगर आप 100 ml इनका विलयन बना रहे हो तो उसमें 68 ml आप लेंगे HNO3 और 32 ml अगर आप लेंगे जल, तो दोनों एक साथ उबलेंगे। और किस तापमान पे उबलेंगे? 120.5 डिग्री पर। नोटिस करने वाली बात यह है दोस्तों कि 120 इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। यही होता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। मतलब ऐसा विलयन जो विलयन में सारे संगठक एक साथ एक ही तापमान पर उबलते हैं और वो तापमान उसके संगठक अवयवों के तापमान से ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। इससे पहले वाले में क्या था? इन दोनों से कम था उसका, इस बार इन दोनों से ज्यादा है उसका। अब इसको अपन उसी तरह समझते हैं वाष्प दाब के बेस पर। देखिए, ये वही आपकी वायुमंडलीय दाब की लाइन। अब जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है वहां तक पहुंचने में, तो मान लेते हैं जल का वाष्प दाब का लेवल ये है, और इस वाष्प दाब के लेवल को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में कितनी मेहनत लगती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक बात है दोस्तों। नाइट्रिक अम्ल का 86, जल के कंपैरिजन में कम मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब वो पहले से थोड़ा सा ऊपर है। यह है HNO3, तो ऊपर होने के कारण इसको और ऊपर ले जाने में कम मेहनत करनी पड़ती है, और कितने में काम हो जाता है? 86 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब देखिए विलयन को, ये विलयन है, विलयन में 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड की मेहनत करनी पड़ती है। भाई जल में करनी पड़ रही है 100 की, उससे कम 86, तो ये ऊपर हो गया। अब 120 है, जल से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उसका लेवल जल से भी नीचे है। तभी आपको जल तक लाना पड़ेगा पहले, उसके लिए एक्स्ट्रा काम, उसके बाद 100 तो ऊपर है ही, इसलिए वो 120 आ रहा है। मतलब जो विलयन है उसका वाष्प दाब और नीचे चल गया है, इसी कारण इसको ऊपर उठाने में हमको कितनी मेहनत लग रही है? 120.5 डिग्री। सही बात है। ये रहा वायुमंडलीय दाब, जल पहुंच गया 100 डिग्री में, नाइट्रिक अम्ल ऊपर था इसलिए पहुंच गया 86 में, वो 120 में आ रहा है, मतलब वो और नीचे है, तो उसको ऊपर लाने में 120 की मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब जो आपका विलेय है उसका वाष्प दाब
ये रहा, जो आपका विलायक है उसका वाष्प दाब ये रहा, उन दोनों से कम है वाष्प दाब किसका, विलयन का। कंफ्यूज मत होना, वाष्प दाब कम है, क्वथनांक ज्यादा है, क्योंकि वाष्प दाब जितना कम होगा ऊपर ले जाने में उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो दिमाग में फिट कर लो, अगर वाष्प दाब ज्यादा है तो ऊपर ले जाने में कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्वथनांक कम होगा। अगर वाष्प दाब कम है तो ऊपर ले जाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्वथनांक ज्यादा होगा। तो यहां पर विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलय और विलायक से क्या है, कम है। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है ऋणात्मक विचलन में, क्योंकि ऋणात्मक विचलन में वाष्प दाब कम हो जाता है। अब मैं इस बात को लिख रहा हूं, फिर वापस देखेंगे। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वथी, इस प्रकार का विलयन अपने संघटक अवयवों के क्वथनांकों से अधिक ताप पर उबलता है। तो इस प्रकार का विलयन अपने संघटक अवयवों के क्वथनांकों से अधिक ताप पर उबलता है। ठीक बात। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर, यह है वो निश्चित संगठन, ये एक एग्जांपल है दोस्तों। इस एग्जाम्पल में यह है वो निश्चित संगठन जिस पर राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि वाष्प दाब जो है विलय और विलायक का उससे कम आ रहा है विलयन का, तभी उसको बराबर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और क्वथनांक बढ़ रहा है। तो वाष्प दाब जो है, अगर विलयन का वाष्प दाब विलायक और विलय के वाष्प दाब से कम होता है तो दोस्तों उसको कहा जाता है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। तो विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, उसको हम बोलते हैं कि वो बनाएगा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो ये आपको याद रखना है। अब इस टॉपिक को मैं मोटा मोटा अगर आपको लास्ट में याद करवाऊं तो स्थिर क्वाथी वो विलयन है जिसमें सारे संगठक एक साथ उबलते हैं एक ही तापमान पर। अब वो तापमान उनके संगठकों से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर दोनों संगठकों से कम है तो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, इससे पहले का एग्जांपल, और अधिक है दोनों से तो फिर वो कहलाएगा अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, मतलब जिसका वाष्प दाब ज्यादा आता है विलयन का तो ऊपर जाने में कम मेहनत करनी पड़ती है, तो वो बनाता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। जिसका वाष्प दाब कम हो जाता है, मतलब राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाता है, उसको ऊपर जाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो बनाता है अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। तो बस माइंड में फिक्स कर लें कि न्यूनतम के केस में कौन सा विचलन होता है, धनात्मक विचलन, और अधिकतम के केस में कौन सा विचलन होता है, ऋणात्मक विचलन। और ये एग्जांपल एक ये याद रख लें, एक वो वाला याद रख लें। तो एग्जाम में अगर आए तो अच्छे से लिख के आइएगा, इसी तरीके से पूरे नंबर मिलेंगे आप। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग अणुसंघ के गुणधर्म स्टार्ट करेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अणुसंघ के गुणधर्म 4 होते हैं, वो चारों हमको पढ़ने, उसके बाद ये चैप्टर आपका